नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और एक वीडियो देखो वैसे ही सुबह अपलोड कर दिया गया जिसमें आइडिया और एडिटोरियल पेज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ कंटेंट ऐसा है। फ्रंट पेज पे हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है जिसमें जिन फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की तरफ से क्लियरेंस मिल गई उसको रिव्यू करने के प्रोविज़न से रिलेटेड जानेंगे इस आर्टिकल को। दूसरी न्यूज़ हम देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जो बेल ग्रांट की है 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को, उन तीनों की उस बेल ग्रांट के साथ में जो कुछ भी ओपिनियन अपनी तरफ से दिए गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के क्या कमेंट आए हैं वो देखेंगे। उसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हैं ट्विटर का जो अभी बिहेवियर देखने को मिल रहा है नए इंफॉर्मेशन आईटी रूल्स को देख करके। ठीक है, तो 3 न्यूज़ तो हो गई फ्रंट पेज पे। आगे चलें तो थर्ड पेज पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम देखेंगे कि 4th वैक्सीन कैंडिडेट को जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा हमारे इंडिया में। जाइडस कैडिला नाम से इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका वैक्सीन नेम है ZY-CoV या फिर ZCoV-D बोल सकते हैं। जानेंगे इस मुद्दे को। आगे चलें तो इकोनॉमी पेज पर हमारे लिए एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के जो गवर्नर है उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं करंट सिचुएशन को देख करके। दूसरा आर्टिकल देखेंगे पंजाब महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब एक तरीके से करप्शन का एक वो निकल के आया था, मनी लॉन्ड्रिंग केस निकल के आया था। तो उसके बाद में अभी ये एक तो सेंट्रम और भारत पे करके 2 कंपनीज़ हैं, इनको हैंडओवर कर दिया गया है। जानेंगे पूरे मुद्दे को। इसके अलावा देखोगे आप यहाँ पर जीएसटी रिलीफ दे दी गई है फूड सप्लाई में, जिससे कि मिड डे मील स्कूल जो है प्री स्कूल में आंगनवाड़ी में इनमें आसानी से दिया जा सके। ज़्यादा कुछ काम का है नहीं। बाकी और एक भी आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना हो यहाँ पर। इसके अलावा आगे देखते हैं एक्सप्लेन पेज पे 3 पॉइंट्स है, तीनों को डिस्कस करेंगे। एक तो समर रेन स्टॉक इन डैम्स कि पानी कितना इकट्ठा हो गया रिजर्वायर्स में। दूसरा हम देखेंगे कि ग्रेफिन का यूज़ करके कैसे किया जा पा रहा है कोरोना का इन्फेक्शन है कि नहीं। और तीसरा है कि इलेक्शन के बाद में इलेक्शन पिटीशन जो लगाई जाती है जो हारने वाला कैंडिडेट है उसके द्वारा, उससे रिलेटेड मुद्दा है। अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ है कि इंडियन ओरिजिन के जज को अभी नॉमिनेट किया गया है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कनाडा के एपेक्स कोर्ट में। तो वो पहले आप कहोगे कि कलर्ड इंडिविजुअल है, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर। ठीक है, मतलब वाइट के अलावा ब्लैक्स को छोड़ करके जो कलर की अगर बात करते हैं, वाइट ब्लैक का तो आपको पता ही है, और उनके अलावा जो इंडियंस हैं चाइनीज़ हैं इनमें सब में कंसिडर करो तो ओवरऑल फर्स्ट पर्सन है। तो ऐसे में इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्टिस महमूद जमाल। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी और न्यूज़पेपर की हम समरी ले लेंगे, कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट तो बाकी जो आर्टिकल्स उनकी डिटेल लेते हैं हम। फर्स्ट न्यूज़ है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट गई है, और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुद्दे को जाना जांचा तो ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं बोला वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। एक तो ये बोला। दूसरा, जो UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो हमारे पास में अवेलेबल है उसको एक बार री एग्जामाइन करने की ज़रूरत है कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, किन चीज़ों को हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो सरप्राइजिंग बोल करके फिर ये कहा गया है कि देखो बेल जो ग्रांट कर दी गई है उसमें तो देखो हम इंटरफेयर करेंगे नहीं, कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो भी बेल इन 3 इंडिविजुअल्स को दे दिए जो आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, कि एक तो नरवल है, एक ताना है और एक यहाँ पर कलिता, तो इन तीनों को मिल गए, तीनों स्टूडेंट एक्टिविस्ट को। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज़ कही है कि हम सरप्राइज्ड भले ही हैं इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट से जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से ग्रांट ऑर्डर किया है और उसके बाद में जो अपना ओपिनियन दिया है इस पूरे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के ऊपर। तो बोला इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हम बेल ग्रांट की गई है इसको तो देखो हम कुछ कहेंगे नहीं, बेल तो ग्रांट हो गई तो उसको तो हम रिवर्स करेंगे नहीं, पर हाँ हम इस पूरे मुद्दे को रिव्यू भले ही करेंगे। वजह क्या है, सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देना चाहता है। वजह क्या है कि अभी जो जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसमें 100 पेजेस का जजमेंट है और इसमें इस लॉ के बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया है। तो इसके देखो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे इंडिया पर इसके बहुत ज़्यादा रेमिफिकेशंस हो सकते हैं, कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसी चीज़ की डिमांड की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी ओपिनियन दे, और इसी बात को फिर अभी कंसिडर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बेल दे दी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम इस पूरे इशू के ऊपर
एक बार रिव्यू करेंगे, री एग्जामाइन करेंगे। तो ये है पूरा मुद्दा, ठीक है। बाकी जो प्रीवियसली कल हमने डिस्कस किया था उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस ये था कि दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया था दिल्ली हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में, जब इन 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट को बेल ग्रांट कर दी गई थी, तो ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में अपील करेंगे। तो अभी अब आगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के क्या ओपिनियन आते हैं वो देखने वाली बात है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ओपिनियन दिए थे वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है रूल ऑफ लैंड। ये सुप्रीम है, दैट मीन्स हमारे यहाँ पर कानून अगर बनाए जाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सुप्रीम है और इन कानूनों को किसी भी कंपनी को मानना पड़ेगा। ये बात कही है पार्लियामेंट्री कमेटी ने ट्विटर को, क्योंकि ट्विटर हमेशा डिले कर रहा है। हमने 3 से 4 बार आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो नए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स अभी रिलीज़ किए थे, तो उसके चलते इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इन रूल्स को फॉलो नहीं किया ट्विटर ने, ठीक है, या डिले किया। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बन रहा ही था, टेंशन लगातार आ रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हम सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है वो भी अब खत्म कर देंगे, वो समथिंग। तो ऐसे में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में जब ये मुद्दा है तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि आपको कानून को तो मानना ही पड़ेगा। ये जो लॉ है, सुप्रीम लॉ होता है, लॉ ऑफ द लैंड जो भी है, तो उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में देखो इनकी तरफ से ट्विटर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर इंडिया में, जैसे यहाँ पर आप देखते हो शागुफ्ता कामरान, तो देखो पॉलिसी मैनेजर हैं ट्विटर के इंडिया के, और ऐसे ही आयुषी कपूर हैं, वो अब यहाँ पर एक दूसरे इंडिविजुअल जो कि ट्विटर इंडिया से एसोसिएटेड है। तो ऐसे में इस स्टैंडिंग कमेटी को चेयर किया जा रहा था कांग्रेस लीडर शशि थरूर जी के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है। फिर उन्होंने ये कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमने जल्दी इंप्लीमेंट नहीं किया, बाकी हम इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये चीज़ इन्होंने कही, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया जा रहा है एक बिल लाने का, जिसमें कि अगर किसी भी फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा अगर क्लियरेंस मिल गई है तो उसको री एग्जामाइन कर सके, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो सिनेमेटोग्राफी बिल है, एक्ट है 1952 का, उसमें अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है। तो इस ड्राफ्ट को बोला जा रहा है ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2021। तो इसमें क्या है कि रिविजनरी पावर्स लेना चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा अगर किसी भी फिल्म को अगर क्लियरेंस मिल गई तो उसको री एग्जामिनेशन करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में लेना चाह रही है। और ये ड्राफ्ट है, ये पब्लिक डोमेन में रिलीज़ कर दिया गया है और ये मांगा जा रहा है कि 2 जुलाई तक इस पर कमेंट मांगे जाएंगे पब्लिक के, फिर उसके बाद में बिल इंट्रोड्यूस हो जाएगा मॉनसून सेशन के अंदर। तो ऐसे में देखो नवंबर 2000 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट अपहेल्ड किया था, जिसमें पहले से इस सिनेमेटोग्राफी एक्ट में एक प्रोविज़न था जिसमें कहा हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रिविजनरी या फिर रिव्यू करने का जो एक पावर है वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को दी हुई है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा था अपनी तरफ से कि ये जो रिविजनल पावर्स हैं फिल्म को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, तो उनको अब मतलब स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर नहीं रह सकती। जब एक बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद में रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस मुद्दे को फिर बाद में अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट की बात को ही कंटिन्यू रखा कि हाँ बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ऐसा कोई राइट नहीं है। तो अब ये राइट देखो कर्नाटका हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बेसिस पे खत्म हो गया था। अब फिर से उसी चीज़ को अपने हाथों में लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि जो इस एक्ट का सेक्शन 5B1 है उसमें अमेंडमेंट लाया जाएगा और ये जो रिविजनरी पावर है ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाएगी। ये है प्रोविज़न। दूसरी चीज़, ये जो सेक्शन 5B1 ऑफ सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 में आप ऐड करने की बात कर रहे हो, इसमें क्या मेन मुद्दा है? ये जो सेक्शन है ये ऑलरेडी किस लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर इसके अगर रूट्स देखें तो कहाँ पर हैं, तो वो दिखेगी आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 हुआ करते थे, एक हट गया था, ठीक है, जब से राइट टू प्रॉपर्टी हटा उसके बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में। तो उसके बाद में फिर आप देखोगे ये चेंजेस जो हैं यहाँ पे, ये प्रोविज़न जो है सेंसरशिप का
वो सेक्शन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ड्राफ्ट में जो प्रोविज़न है वो ये कि कैसे भी करके रिवीजन की पावर जो है वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कर दी जाए। इसके अलावा आगे देखें, पहले से जो एक्ट चला आ रहा है वो एक्ट आपको पता ही है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952, और इसमें जो रिवीजन की पावर थी उसको स्ट्रक डाउन कर ही दिया गया था कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया। अब फिर से एक इसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं जो कि अपनी तरफ से एक रीस्टार्ट होगा। ठीक है, कर्नाटका हाई कोर्ट वाला मुद्दा हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि बोर्ड ने एक बार सर्टिफाई कर दिया तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, फिर उसके बाद में फाइनल ही है। बट सुप्रीम कोर्ट के इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपना ओपिनियन दिया था कि अगर एक बार कोई भी कानून में कोई चेंजेस कर दिए गए हैं, मान लो 2000 के अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने रिव्यू वाली पावर थी वो ख़त्म कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि लेजिस्लेचर अगर चाहे तो नया कानून ला करके और जुडिशरी की जो वर्डिक्ट है उसको ओवर रूल कर सकती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख करके अभी ये नई प्रोविज़न किए जा रहे हैं जिसमें सेक्शन 5B1 इसके तहत और ज़्यादा एक रिव्यू वाली प्रोविज़न दी जाएगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर होगी। एक तो ये, दूसरा कमेंट जो है, पब्लिक कमेंट जो है वो 2 जुलाई तक मांगे गए हैं, मैंने बताई दिया आपको, पब्लिक डोमेन में ये ड्राफ्ट रिलीज हुआ अभी। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पर अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर्टिफिकेशन को और ज़्यादा कर सके। कहने का मतलब ये है कि UA, ठीक है, तो अनरेस्ट्रिक्टेड जो भी है इस फिल्म को जब सिनेमाज में दिखाया जाए या पब्लिक को दिखाया जाए तो ऐसे में उसको रिव्यू करने से पहले आप देखोगे सब डिवीज़न और दिया जा रहा है। जो अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन होता है ना, UA कैटेगरी वाली मूवीज़, उसमें भी 3 सब कैटेगराइजेशन किए जा रहे हैं जिसमें UA 7+ एज का हो जाएगा, UA 13+ एज का होगा, UA 16+ एज का। तो ये भी अब अमेंडमेंट में प्रोविज़न है। बाकी पब्लिक के क्या कमेंट जाते हैं उसके हिसाब से और देखा जाएगा। इसके अलावा पायरेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा मुद्दे उठते थे, ठीक है, तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 में पायरेसी को चेक करने के लिए प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है, ऐसा मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया। तो बोला हम अब एक नया सेक्शन ऐड करेंगे जिसका होगा सेक्शन 6AA। अब इसमें क्या होगा, इसका स्टेटमेंट सीधा सीधा ये है कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर लीगल अथॉरिटी के साथ में काम ना करे, दैट मीन्स कोई भी किसी भी एक ग्रुप के द्वारा बनाई हुई पिक्चर का या फिर ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है उसको आप बिना कोई ऑथराइजेशन के रिकॉर्ड करोगे तो वो होगा इलीगल। उसके तहत आपको जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। ये प्रोविजन किया जाएगा सेक्शन 6AA। अब होता क्या है, आपको ये भी एक्सपीरियंस कभी हुआ हो कि सिनेमा हॉल्स में कई बार मूवीज़ दिखाते हैं तो उसी टाइम पे रिकॉर्डिंग करके और फिर बाद में पायरेटेड फॉर्म में वो मूवीज़ बेचनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में उसमें लगाम लगाने के लिए ये प्रोविज़न किया जा रहा है। अब फाइन में देखो, सजा में तो 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन में 3 लाख रुपए से लेकर के और जितना उस मूवी उस वीडियो को प्रोड्यूस करने में पैसा लगा उसका 5% तक का हो सकता है। तो अभी फाइनल होने में तो टाइम लगेगा, बस अभी तो ड्राफ्ट है। तो ऐसे में पायरेसी को रोकने के लिए देखो पहले से एक एक्ट पार्लियामेंट बिल और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस्ड है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019, जो कि फिर अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास में था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी की। उसके रिकमेंडेशन आने के बाद में अभी उस रिकमेंडेशंस को मेंशन करके फिर बिल अभी भी होल्ड पे है। तो कहने का मतलब पायरेसी को रोकने के लिए प्रोविजंस पहले किए गए हैं। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, आप लिख लो। एक तो मुकुल मुदगल कमेटी 2013, एक श्याम बेनेगल कमेटी 2016। इन दोनों कमिटीज़ का रिलेशन भी इससे ही है, सिनेमेटोग्राफी से। तो ऐसे में इनके रिकमेंडेशंस को भी ध्यान में रख करके अब ये नया बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये सारा हमारा न्यूज़ थी जो हमने देखी। ये याद रखोगे, एक भी चीज़ हटनी नहीं चाहिए भाई। ये मीटिंग, ये कमिटीज़ के नाम तो आप जरूर ध्यान रखोगे, ओके। और बाकी ये ड्राफ्ट बिल है, इसके बारे में भी ओपिनियन तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो प्रोविजंस है वो हमने जाने, अब ओपिनियन की बात आएगी तो हम एडिटोरियल वाले डिस्कशन में कवर कर ही लेंगे। आगे चलते हैं। पेज नंबर 3 की न्यूज़ है जाइडस कैडिला, जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल मेजर कंपनी है। अब इसको भी देखो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है इसके वैक्सीन कैंडिडेट को। तो वैक्सीन कैंडिडेट है, उसका नाम है ZY-CoV-D, ठीक है, कोवडी, ठीक है। अब ये वैक्सीन पहला वैक्सीन होगा जो कि DNA बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है। अभी आप ध्यान रखोगे, हमने अभी तक जितने भी देखे तो उसमें mRNA का नाम बार बार आ रहा था। ये DNA बेस्ड वर्ल्ड का फर्स्ट वैक्सीन होगा और इंडिया में जितने भी वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला हुआ है उनमें ये चौथा होगा, जिनमें 2 का तो नाम आप बार बार सुनते हो, कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, जिसको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इंटरनेशनल लेवल पे बोला जाता है।
एक कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक का है, एक स्पुतनिक वी जो कि रशियन कैंडिडेट है, वैक्सीन कैंडिडेट, इन तीनों को अप्रूवल मिला हुआ है। अब ZYCOV-D को भी मिल जाएगा जो कि जाइडस कैडिला का वैक्सीन कैंडिडेट है। बस डिफरेंस ये है कि ये DNA बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है, बाकी सब क्या थे, RNA बेस्ड। आगे चलते हैं। अब हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। तो देखो RBI के गवर्नर, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिन पर डिस्कशन हुए, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो पब्लिक डोमेन में अभी फ्राइडे को रिलीज हुए हैं, कल ही। तो उनमें स्टेटमेंट क्या थे वहाँ पर जो मीटिंग में डिस्कशन हुए, वो कि देखो ग्रोथ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये बात ठीक है कि इन्फ्लेशन पर भी हमें नज़रें गड़ाए रखनी है, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा RBI को, दैट इज़ 4 ± 2%, तो इस रेंज में ही रखना है। दैट मीन्स हो गया कि 2 से 6% की रेंज के ही अंदर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ये क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये रिव्यू हुआ। आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि अभी हमने कम से कम 2 से 4 दिन से लगातार आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, वो 12.94 समथिंग % के आसपास में चल रहा है। सिमिलरली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड अगर इन्फ्लेशन की बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन जो कि RBI अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में यूज़ करता है, वो भी 6.3% चल रहा है। अब 6.3% पे अगर CPI बेस्ड इन्फ्लेशन चल रहा है, दैट मीन्स आपका जो बैंड है 4 ± 2%, जिसमें 6 मैक्सिमम है, उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है। बट पॉइंट क्या आ जाता है कि कैसे भी करके हमें हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री इंश्योर करनी है, ग्रोथ अच्छी हो उसके लिए काम करना है। तो RBI के द्वारा अभी इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो भी देखो रिड्यूस कर दी। पहले 10.5% का हमें ग्रोथ रेट बताई जा रही थी RBI के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, जो कि घटा करके 9.5% कर दी गई है। इसके पीछे वजह क्या रही, कोविड की सेकेंड वेव। ठीक है, बाकी चीज़ें देखो, इन्फ्लेशन को टारगेट करना है ही, वो सारी चीज़ें हैं ही, पर अगर ग्रोथ अच्छे से रजिस्टर हो पाएगी तो काम बढ़िया हो पाएगा। बाकी एक्सपर्ट्स का यही ओपिनियन है इसमें, और ज़्यादा कुछ दिया हुआ है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि RBI ने इन प्रिंसिपल अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है कि जो पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक का जो एक तरीके से एक कहोगे कि वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस आया था, वहाँ पर इसके जो हेड थे उनको हटा दिया गया था और RBI ने अपने अंडर में ले लिया था इसको, PMC बैंक को। तो अब इस बैंक को हैंडओवर कर दिया जाएगा दूसरे कंपनीज को और बनाया जाएगा इसको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आपके लिए टास्क है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की क्या क्या कंडीशंस हैं, आप उनके बारे में ज़रूर पढ़ोगे, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं UPSC प्रीलिम्स में। ठीक है, अब देखते हैं मुद्दा क्या है। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को इन प्रिंसिपल ग्रांट दे दिया है, जिसमें इस पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक को अब हैंडओवर कर दिया जाएगा, मतलब टेक ओवर किया जा रहा है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो सेंट्रल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, और एक है आप देखोगे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत पे। ये दोनों मिलकर के अब इसको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, हुआ क्या था, स्कैम निकल के आया था बहुत ज़बरदस्त इसमें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में। तो ऐसे में अब इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे किया जाएगा। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का अप्रूवल कहाँ से मिलता है, देखो RBI किसी भी बैंकिंग एंटिटी को अगर लाइसेंस प्रोवाइड करता है तो उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 है, जिसका सेक्शन 22 क्लॉज 1 है, जिसके तहत लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर इसके अलावा जो सेंट्रम के जो चेयर है उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है कि कैसे हम एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ में भारत पे भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे साथ काम करेगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जिसके चलते हम इस बैंक को इस घाटे से निकाल सकें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको हमें एक्सपेंड करना है, पोटेंशियल कस्टमर बेस को हमें इंक्रीज करना है, डिजिटल रीच को इंक्रीज करना है, टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन इंक्रीज करना है, तब जाकर के स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा आगे कि मुद्दा क्या है सारा। देखो, मनी लॉन्ड्रिंग केस आया था 2019 में, क्योंकि बीच में तो देखो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, वो हम मिस कर दें तो कोई इशू नहीं है। 2019 में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के द्वारा, मुंबई की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है RBI की, उनके द्वारा देखा गया कि RBI के ये जो PMC बैंक के फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस का एक अलायंस देखने को मिला, किसके साथ में, HDIL के जो प्रोमोटर थे राकेश वाधवान के साथ में, और इन लोगों ने फिर वहां पर गफला कर लिया, वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनको लोन दे दिया। मतलब आप देखोगे कि 100 रुपए अगर लोन दिए गए थे ना पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, उनमें से लगभग 70 to 80 रुपीज़ तो इस एक इंडिविजुअल या एक एंटिटी के पास में लोन था। तो ऐसे में फिर हो गया था बैंक एक तरीके से बैंकरप्ट,
और वहाँ पर लोगों के पैसे, एक तरीके से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमारे पैसों का क्या होगा, क्योंकि आप देखोगे इंश्योरेंस भी जो होता है ना, बैंकों में डिपॉजिट कराया पैसे का, वो अब बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए किए हैं कि अगर आप कितना ही रुपया बैंकों में डिपॉजिट करके रखो, अगर बैंक अगर फेल हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको केवल और केवल मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर 2.5 लाख दे रखे हैं आपने, जमा करा रखे हैं, तो 2.5 लाख तो मिल जाएंगे आपके, पर आपने मान लो 5 करोड़ जमा करा रखे हैं तो केवल 5 लाख में आप तो बर्बाद हो गए। वो इंडिविजुअल तो कोई भी ऐसा है जिसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ऐसे में ये पूरा स्कैम निकल के आया था। तब आरबीआई ने देखो अपने अंडर में ले लिया इसको, और फिर उसके बाद में जब बिडिंग हुई अभी, तो सेंट्रम के द्वारा और भारत पे के द्वारा अपना इंटरेस्ट दिखाया गया, और अब उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने का अप्रूवल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के सेक्शन 22 क्लॉज 1 के तहत उनको अप्रूवल दिया जा रहा है। अब बात करते हैं सेंट्रम। सेंट्रम बेसिकली एक चंदिर गिडवाणी के द्वारा स्टैब्लिश्ड एक कंपनी है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे 1997 में स्टैब्लिश कर दिया गया था, और बहुत सारी बिजनेसेस में इन्वॉल्व है ये, जिसमें लैंडिंग को देखो, बिजनेस के अलग अलग बिजनेसेस में, या फिर आप देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पार्टिसिपेट करना, एसएमईज को क्रेडिट देना। तो कहने का मतलब एक तरीके से ऑलरेडी ये एक्टिव थी। दूसरी तरफ भारत पे की बात करें तो 2018 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। एक स्मॉल मर्चेंट ग्रुप है ये, ठीक है, जिसके अंदर आप मिलकर के काम करोगे और प्रमोट करोगे, जैसे यूपीआई बेस्ड, क्यूआर बेस्ड जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो। तो ऐसे में इस दोनों ने मिलकर के फिर बाद में ये टेक ओवर करने का फाइनल डिसीजन लिया है, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल में था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे समर रेन स्टॉक्स डैम्स, कि ऑल ओवर इंडिया अगर मेजर रिजर्वायर्स की बात करें, बड़े जो रिजर्वायर्स हैं उनकी काउंटिंग करो तो 130 है लगभग, ठीक है। उनमें से 110 रिजर्वायर्स ऐसे हैं जो कि अपने नॉर्मल स्टोरेज के 80% से ज़्यादा फिल हो चुके हैं जून के अंदर अंदर। एक चीज़। दूसरी, 130 में से 110 का हो गया, अब फिर बचे 20 के पास में जो वाटर लेवल है वो उनकी जो नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटी है उससे 80% से कम है, ठीक है। और उनमें से भी 12 तो ऐसे हैं जो कि 50% से ज़्यादा फिल हो चुके हैं, और 8 ऐसे हैं जो अभी भी 50% से कम हैं। तो ओवरऑल आप देखो कि कितने, लगभग 122 रिजर्वायर्स, मेजर रिजर्वायर्स जहाँ पे पानी के डैम जो बने होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। 122 रिजर्वायर्स अपनी टोटल कैपेसिटी का 50% से ज़्यादा फिल हो चुके हैं जून के अंदर अंदर, वो भी 17 जून आते आते। तो ये चीज़ जो है वो डिपेंड किस पे कर रही है, उसका मैकेनिज्म अगर देखें तो एक तो देखो दो स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स का आना, एक तो ताउते और एक आया था यास, इन दोनों के चलते। तो 130 मेजर रिजर्वायर्स हैं वहां पर। आप देखोगे 130 मेजर रिजर्वायर जिनको सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा देखा जाता है। अब ये एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसके बारे में आपको रीड आउट करना है, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बॉडीज के देखो कंटेक्स्ट क्या है वो तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। बॉडीज के बारे में अगर आप पढ़ लोगे तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी फिर इन न्यूज़पेपर के बेसिस पे ही कंटिन्यू, ठीक है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में आप पढ़ोगे। सेंट्रल वाटर कमीशन 130 मेजर रिजर्वायर्स को मॉनिटर करता है। उसमें अभी तक की जितनी उनकी टोटल कैपेसिटी है उसमें 27% का इजाफा किया जा चुका है, जो कि अपने आप में बहुत है। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड यह है कि जून में केवल 21% एवरेज ही वो कैच कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो रिजर्वायर का स्टेटस कि 17 जून तक अगर कलेक्टिव स्टॉक की बात करें, 130 रिजर्वायर्स की बात करें जिसको सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, तो उन्होंने लगभग 47.63 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो इकट्ठा किया है, जो कि लगभग टोटल स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है इन 130 रिजर्वायर्स की, 174.23 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर। ये एक वॉल्यूम को मेजर करने की यूनिट है। तो इसका ये 47.63, तो आप देखो 17 जून तक ही ये रिसीव कर चुके हैं। तो जो कि नॉर्मल कंडीशंस में आप देखोगे तो पूरे जून के अंदर कितना रिसीव करते हैं ये 55.11 BCM। तो ये तो केवल 17 दिन के अंदर इतना अचीव कर लिया, क्योंकि 1 जून को नॉर्मल कंडीशंस में मानते हैं मेन जो इंडिया की मेन लैंड के ऊपर मॉनसून का फॉल, ठीक है। तो उसके हिसाब से बाकी फिर बाद में और माइन्यूट चीज़ें बताई हुई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक तो कैपेसिटी, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट था। अब कौन कौन से स्टेट में कितना हुआ वो आप खुद से देख लोगे, क्योंकि न तो ये आपको याद रहने वाला है, न ये कोई परमानेंट डेटा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे और कुछ चेंज होने वाले हैं। अब ये साइक्लोन्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, मॉनसून मैकेनिज्म पहले ही देख चुके हैं। आगे चलते हैं।
आगे देखो छोटा सा आर्टिकल इधर है कि जब इन्फेक्शन के बारे में पता लगाना था कोविड का, पेपर क्लिप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ग्रेफीन का यूज किया गया ना, ग्रेफाइट से डिराइव्ड एक तरीके से बिल्कुल थिक शीट, ठीक है, ग्रेफीन के बारे में और आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो ग्रेफीन का यूज किया गया तो कोरोना आराम से टेस्टिंग ईजी रही। तो ग्रेफीन बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस में आप देखो तो आप नॉर्मल कंडीशंस में आप देखो ये लगभग एक पोस्टेज स्टैंप जो होता है ना, स्टैंप पेपर, उसके कंपैरिजन में ग्रेफीन की शीट्स बनाई गई लगभग 1000 गुना छोटी, मतलब इनकी थिकनेस थी 1/100th पार्ट, एकदम इतनी पतली शीट्स। फिर उसके बाद में वहां पर डाल दिया गया स्वैब, या फिर जो भी कोरोना इन्फेक्टेड जो भी सैंपल है वो डाल दिया उन शीट्स के ऊपर, ठीक है। कोरोना इन्फेक्टेड इधर डाला और दूसरी शीट ली और बिना कोरोना इन्फेक्टेड यहां पे डाला। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि टेस्टिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, एंटीबॉडीज यूज करते हो। तो एंटीबॉडीज आपने जैसे ही डाली तो ये यहां पर कोरोना वायरस का जो स्पाइक वायरस होता है ना, बाहर का जो स्पाइक प्रोटीन है, उसके साथ में ये एंटीबॉडीज कनेक्ट होंगी। तो जैसे ये कनेक्ट होगी तो थोड़ा सा वाइब्रेशन क्रिएट होगा, उस वाइब्रेशन को आपने मेजर किया। दूसरा इधर बिना SARS-CoV-2 की सैंपल आपने लिया और उसके यहां पर एंटीबॉडी डाली और यहां पर आपको वाइब्रेशन फील हुए दूसरे तरीके के। तो इन दोनों वाइब्रेशंस का कंपैरिजन किया तो यहां पर जो पॉजिटिव वाला सैंपल था उसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि कोरोना के वायरस के बाहर की जो स्पाइक प्रोटीन है उसके साथ में एंटीबॉडी का कनेक्शन जल्दी से हुआ, उससे क्या हो गया, वाइब्रेशन से पता पड़ गया। तो इन शॉर्ट ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस शिकागो IUIC के द्वारा ये रिसर्च पेपर रिलीज किया गया है कि ग्रेफिन शीट्स का यूज करके भी पता किया जा सकता है कि कोविड इन्फेक्शन है या नहीं। इसके अलावा जो कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स हैं जैसे कि MERS-CoV, उसका भी टेस्ट किया गया, तो एग्जैक्टली यही चीजें उनको देखने को मिली। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं लास्ट आर्टिकल पे। बाकी बचा हुआ कंटेंट आप खुद से देखोगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो गया, मुझे कहीं जाना भी है। खैर बात करते हैं। देखो पोल रिजल्ट्स किस तरीके से चैलेंज किए जा सकते हैं। नंबर 1 कि एक बार अगर किसी सीट पे विनर डिक्लेयर हो गया उसके बावजूद अगर उसको चैलेंज करना हो तो कहां कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कोर्ट कब इसके लिए अपने हिसाब से मतलब विनर की जो विनिंग कैंडिडेट है उसको हारा हुआ कंसिडर कर सकते हैं। तो मुद्दा देखते हैं क्या है और समझ में आ जाएगा कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, 1 सेक। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अभी गई कोलकाता हाईकोर्ट में और उनका ये कहना है कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं वेस्ट बंगाल में उसमें ममता बनर्जी ने 2 सीटों पे कॉन्टेस्ट किया था जिसमें नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसकी हार हो गई। तो ममता बनर्जी इस चीज़ को चैलेंज कर रही है कि शुवेंदु अधिकारी जो कि विनर कैंडिडेट रहा वहाँ पर नंदीग्राम सीट के ऊपर, तो बोलो उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ किया, तो ऐसे में उनको मतलब गलत तरीके से जीत मिली है, आप उसको ख़त्म करो। तो ऐसे में हम देखते हैं प्रोविजंस क्या हैं। देखो इलेक्शन की पिटीशन, इसको बोलते हैं इलेक्शन पिटीशन, ये लगाई कहाँ जा सकती है। नंबर 1 अगर MPs और MLAs के इलेक्शन है, ठीक है, तो इन इलेक्शंस के अगेंस्ट में अगर कोई भी कैंडिडेट अपनी हार को ना मानते हुए चैलेंज करना चाहता है तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट में जाकर के केस रजिस्टर कर सकता है जिसको इलेक्शन पिटीशन बोला जाएगा, ठीक है। चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे MLAs के हो, ध्यान रखना, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे काउंसिल हो, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर इसी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के साथ में इशू आ गया तो आप केवल और केवल कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तो चीज आपकी ये क्लियर होनी चाहिए। अब होता क्या है जी कि रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए देखो रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंटेड होते हैं हर एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेन हेड के तौर पे इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। और जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास में जब काउंटिंग के बाद में फाइनल रिजल्ट आ जाता है और उस पर रिटर्निंग ऑफिसर एक बार साइन कर देता है तो रिजल्ट डिक्लेयर माना जाता है। तो ऐसे में अगर कैंडिडेट जो हार गए हैं उनमें से किसी एक को लगे कि इलेक्शंस में माल प्रैक्टिसेस काम में ली गई थी तो वो उनके पास में ऑप्शन क्या है कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट में जाकर के एक इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे ममता बनर्जी के द्वारा की गई है। अब बात यह आ जाती है कि ये पिटीशन किस बेसिस पे की जा सकती है, कब की जा सकती है, कि जैसे ही रिजल्ट आ गया इलेक्शन का तो उसके 45 दिन के अंदर अंदर तो आप पिटीशन लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मन में आए तब उठ करके लगा रहे हो, नहीं, रिजल्ट के 45 दिन के अंदर अंदर। दूसरा, हाईकोर्ट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी है कि हाईकोर्ट कोशिश ये करें कि 6 महीने के अंदर अंदर मुद्दे को खत्म कर दिया जाए। पर होता क्या है आपको नॉर्मल कंडीशंस में
एक एक साल तक लंबे लंबे काम चलते रहते हैं। अब देखो ये सारे प्रोविजंस कहाँ पे दिए हुए हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 उसके तहत ये दिया हुआ है। ठीक है, अब माल प्रैक्टिसेस कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, या किस बेसिस पे ये जो इलेक्शन पिटीशन है ये फाइल की जा सकती है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 100 में ये प्रोविजंस दिए हुए हैं कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पे इलेक्शन पिटीशन डाली जा सकती है। नंबर 1, अगर कैंडिडेट जो इलेक्शन में आ गया और वो जीत चुका, पता पड़ा कि वो तो क्वालिफाइड ही नहीं था, ठीक है, इलेक्शन के लायक ही नहीं था, वो खड़े होने लायक ही नहीं था, तब ये इलेक्शन पिटीशन डाली जा सकती है। या फिर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इसके तहत अगर कोई भी करप्ट प्रैक्टिस उस कैंडिडेट के द्वारा यूज की गई है, या उस कैंडिडेट का जो एजेंट उस पोलिंग बूथ पर कहीं पे बैठा है, चाहे वो काउंटिंग पे हो चाहे पोलिंग बूथ पे बैठा हो, उसने कोई माल प्रैक्टिस की है, तो ऐसे में उसको उस तरीके की विनिंग को भी कोलैप्स करने के लिए या फिर एक तरीके से स्ट्रक डाउन करने के प्रोविजंस हैं सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। चाहे उसमें करप्ट प्रैक्टिस से जो, चाहे कोई एक तरीके से ब्राइबरी देने का केस हो, रिश्वत देने वाला हो, या फिर कहीं फोर्सफुली किन्हीं वोटर्स को आप परेशान कर रहे हो या ऑफिसर्स को परेशान कर रहे हो या कॉर्जन कर रहे हो, किसी पे दबाव लगा रहे हो, तो या किसी को वोट देने से मना कर रहे हो या किसी पे दबाव लगा रहे हो कि भाई वोट हमें ही देना, तो इन चीज़ों को लेकर के आप मतलब एक तरीके से ये इलेक्शन पिटीशन डाली जा सकती है। इसके अलावा नॉमिनेशन को इम्प्रॉपर वे में एक्सेप्ट किया गया है या विनिंग कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन है वो कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर मैनर के अंदर रिजेक्ट हुआ है, तो नॉमिनेशन में भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको लेकर के भी इलेक्शन पिटीशन लगाई जा सकती है। या फिर काउंटिंग के टाइम पे अगर कोई माल प्रैक्टिस हो रही है, इम्प्रॉपर वे में कोई काउंटिंग हो रही है, तो उसके चलते तो आप देखोगे कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जितना कुछ भी प्रोविजन दिया हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ में नॉन कंप्लायंस रखी जाती है इलेक्शन के टाइम पे, तो भी इलेक्शन पिटीशन डाली जा सकती है। तो ऐसे में कोर्ट क्या देखता है, क्या देखने वाली बात है वो देखते हैं कि माल प्रैक्टिसेस करेक्ट है कि नहीं। तो ये देखो डिपेंड, और अच्छा माल प्रैक्टिसेस पकड़ी गई तो कोर्ट क्या फिर फाइनल कर सकता है, तो देखो ये डिपेंड करता है कि जो पिटिशनर है उसने क्या डिमांड की है, क्या रिक्वेस्ट डाली है, जिसमें वो ये भी कह सकता है कि इलेक्शंस को वॉइड करो, या फिर वो ये भी कह सकता है कि मैं जीतने का हकदार हूं, मुझे विजेता घोषित करो, जो पिटिशनर है। तो ऐसे में हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि या तो इलेक्शन को देखो फ्रेश इलेक्शंस के लिए बोल दिए जाते हैं या फिर नया विनर उसी टाइम पे अनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मुद्दा है। तो ये बात आ जाती है, क्या इस तरीके से इलेक्शंस को पहले कभी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया हुआ है? जी बिल्कुल, 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का एक इलेक्शन था रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के चलते उनके इस इलेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया था, बोलो बिल्कुल गलत तरीके से जीता गया था। उसमें इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया गया था एक ब्यूरोक्रेट या फिर आप कहोगे एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जिनका नाम यहां पर देखो यशपाल कपूर, उनके द्वारा सपोर्ट किया गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे रायबरेली के। तो ऐसे में इनका ये पिटीशन था वो स्ट्राइक डाउन हो गया। फिर यही सेक्शन 123 के क्लॉज 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत सिमिलरली 2008 के जब असेंबली इलेक्शन थे राजस्थान में, तो राजसमंद में आप देखोगे नाथ द्वारा सीट पे इलेक्शन था। ठीक है, इसमें नाम नहीं बताया, मैं बता रहा हूं आपको, नाथ द्वारा सीट का इलेक्शन था। तो सीपी जोशी और इनके सामने थे कल्याण सिंह चौहान, इनके बीच में हार जीत का अंतर रहा था सिर्फ एक वोट का। कल्याण सिंह चौहान को वोट मिले थे 62,216 और जबकि सीपी जोशी को वोट मिले थे 62,215। फिर ये इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में जैसे ही अपनी तरफ से पिटीशन लगाई, फिर बाद में रिव्यू किया गया तो पता पड़ा कि चौहान की वाइफ ने अपने वोट को 2 बार कास्ट किया था, तो 2 बार वोट दे दिया, तो 1 वोट का डिफरेंस तो ये आ ही गया। तो ऐसे में उस इलेक्शन को फिर बाद में कैंसिल ही कर दिया था। समझ गए? तो अभी तक भी वो मुद्दा फंसा ही पड़ा है, पर अब तो 2021 चल रहा है। पॉइंट क्या है कि पहले भी, इसके पहले भी इलेक्शंस को स्ट्रक डाउन किया हुआ है हाईकोर्ट के द्वारा, जब भी इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई है। देखो यहाँ पे ये आपके सामने पूरा मुद्दा है। ओके, तो इस तरीके से यही था डिस्कशन में, बाकी आप और खुद से देख लेना, न्यूज़पेपर आपके पास में कल आ ही जाएगा सुबह। थैंक यू।